हेलो एवरीवन। आज के इस खास रिवीजन सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को बिल्कुल एक टॉपर के नज़रिए से डिकोड करने वाले हैं। अगर कभी ऐसा लगा है ना कि एंशिएंट हिस्ट्री याद करना बहुत सरदर्द का काम है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के इस मास्टर क्लास को एकदम स्टडी बडी की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई यील्ड पॉइंट्स और एकदम सटीक एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक में गहराई से उतरते हैं। चलिए फटाफट आज के रिवीजन सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के स्रोत, फिर विदेशी यात्री, उसके बाद पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, वहां का नगर नियोजन और आखिर में समाज और पतन। इस लॉजिकल फ्लो से ना पूरी टाइमलाइन दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत। देखिए, इतिहास को समझना बिल्कुल एक डिटेक्टिव केस को सॉल्व करने जैसा है, जहां हमें बचे हुए सबूतों की कड़ियां जोड़नी होती हैं। सबूत मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहले पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल, जैसे पुरानी इमारतें, सिक्के और अभिलेख, और दूसरे हैं साहित्यिक, जिसमें वेद जैसे धार्मिक ग्रंथ और चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ आते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा हाई यील्ड पॉइंट है वो है जेम्स प्रिंसेप का नाम। इन्होंने 1837 में पहली बार अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये सवाल एग्जाम्स में इतनी बार पूछा गया है कि इसे बिल्कुल रट लेना है। इसके अलावा कलिंग के राजा खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे शुरुआती सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। मजे की बात यह है कि इन प्राचीन सिक्कों पर कोई लिखावट नहीं होती थी, केवल आकृतियां छपी होती थीं और ये ज्यादातर चांदी के बने होते थे। अब आता है एक असली टॉपर का सीक्रेट, मार्जिन नोट। ये दो शब्द अक्सर कंफ्यूज करते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ये ऐसे क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन हैं जो सीधे 1 मार्क पक्का कर देते हैं। इन डेफिनेशंस को उंगलियों पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। इन यात्रियों के विवरण से हमें पता चलता है कि बाहरी दुनिया के लोग प्राचीन भारत के बारे में क्या सोचते थे। यहाँ जो जानकारी है उसे एक मास्टर रिवीजन चीट शीट की तरह ट्रीट करना है। यात्रियों का नाम सीधे उनकी किताबों से जोड़कर याद करने की ट्रिक बेस्ट रहती है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिससे मौर्य काल का पता चलता है। टॉलेमी की किताब का नाम ज्योग्राफी था। चीनी यात्री हुएनसांग की फेमस किताब है सी यूकी, और अरब से आए अलबरूनी ने लिखी तहकीक ए हिंद। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए ये डेटा एकदम रामबाण है। तीसरा टॉपिक है पाषाण काल या स्टोन एज। यहां हम देखेंगे कि लाखों सालों में इंसानों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। 25 लाख ईसा पूर्व के पुरापाषाण काल में इंसान सिर्फ एक शिकारी था। फिर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य पाषाण काल में उसने जानवरों को पालना शुरू किया। 6000 ईसा पूर्व तक आते आते नवपाषाण काल में प्रॉपर खेती की शुरुआत हो गई। और फिर 3000 ईसा पूर्व में आया ताम्रपाषाण काल या कॉपर एज। यहाँ नोट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा यानी कॉपर ही थी। इन दोनों युगों के बीच का शिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ पुरापाषाण काल है, जहां इंसान दर दर भटकता था, शिकार करता था और एकदम बेसिक पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, जिसके सबूत सोहन घाटी में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवपाषाण काल एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इंसान ने एक जगह गांव बसाकर रहना सीख लिया था, खेती शुरू कर दी थी और सबसे बड़ी बात, पहिए और आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। अब आते हैं एग्जाम के डायरेक्ट हिट्स पर। इन फैक्ट्स को बिल्कुल अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। भारत में इंसान के सबसे पहले सबूत नर्मदा घाटी से मिले हैं। खेती के सबसे पहले सबूत जहां गेहूं और जौ उगाए गए वो जगह मेहरगढ़ है। और चावल की खेती का सबसे पहला एविडेंस कोल्डी हवा से मिला है। ये लोकेशंस अक्सर ऑप्शंस में कंफ्यूज करती हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अब हम अपने सिलेबस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, जो है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। यह ब्रॉन्ज एज का सबसे बड़ा रहस्य है। हजारों सालों तक ये महान सभ्यता जमीन के नीचे दबी रही। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह की खोज की। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहली खुदाई यहीं हुई थी। इसके ठीक 1 साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने
मोहनजोदड़ो की खोज की और फाइनली 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की खोज का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो ये सभ्यता कोई छोटी-मोटी बस्ती नहीं थी। ये लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में इसके निशान मिले हैं। 5वां विषय है हड़प्पा का नगर नियोजन। इनकी इंजीनियरिंग स्किल्स देखकर आज भी हैरानी होती है। हड़प्पा के शहर ग्रिड सिस्टम पर बसे थे, यानी सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं। शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊपरी दुर्ग यानी सिटाडल जहां शायद एलीट क्लास रहती थी, और एक निचला नगर आम जनता के लिए। घर बनाने के लिए ये लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिनका 4:1 का अनुपात एकदम फिक्स होता था। और उनकी जल निकास प्रणाली यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि उसमें मैनहोल्स तक मौजूद थे, जो आज के मॉडर्न शहरों को भी सीधी टक्कर देता है। ये टेबल एग्जाम के लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है। हमें याद रखना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे था और वहां से क्या खास मिला। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर था, जहां से द ग्रेट बाथ और कांस्य की नर्तकी मिली है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन बंदरगाह या डॉकयार्ड था। कालीबंगा से जुते हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और गुजरात का धौलावीरा अपने बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत मशहूर है। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, हड़प्पा समाज और उसका पतन। देखते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे और अचानक सब कुछ खत्म कैसे हो गया। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल था। वो लोग मातृ देवी और प्रकृति की बहुत पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही खास मोहर मिली है, जिस पर एक योगी की आकृति है, जिसे पशुपति या आद्य शिव कहा गया है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा अलर्ट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और लोग गलती कर बैठते हैं। धार्मिक होने के बावजूद पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी कोई मंदिर नहीं मिला है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। इनकी लिपि को बोस्ट्रोफेडन कहा जाता है। इसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। पहली लाइन राइट से लेफ्ट, फिर दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट। इसमें सबसे ज्यादा मछली के सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाया है। इसलिए इस सभ्यता की बहुत सी बातें आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में ये लोग बहुत आगे थे। दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसे यूनानी लोग सिंडॉन कहते थे। नापतोल के लिए ये 16 के मल्टीपल्स वाले बाटों का इस्तेमाल करते थे। इनका इंटरनेशनल व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु क्षेत्र को मिलूहा कहते थे। और हाँ, इनका पूरा व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर चलता था। वहां कोई करेंसी या सिक्के नहीं थे। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता अचानक बिखरने लगी। इसका कारण क्या था? इसे लेकर इतिहासकारों में बहुत डिबेट है। व्हीलर और चाइल्ड जैसे विद्वान आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को मानते हैं। मार्शल और राव का मानना है कि नदियों में आई भीषण बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। वहीं ऑरेलस्टाइन कहते हैं कि गंभीर जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बस न्यूट्रल रहकर ये याद रखना है कि किस स्कॉलर ने कौन सी थ्योरी दी है। तो बॉटम लाइन ये है कि हड़प्पा सभ्यता भले ही आज इतिहास बन चुकी है, लेकिन उसका रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। जरा सोचिए, जिस दिन वो बोस्ट्रोफेडन लिपि पढ़ ली जाएगी तो उन हजारों साल पुरानी पक्की ईंटों के नीचे से और कितने अविश्वसनीय सच सामने आएंगे। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत रोमांचित करने वाला है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और इतिहास के इन रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए। आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में बस इतना ही।